ट्यूटोरियल होता है कभी तुम लोगों का? नहीं होता. दिस इज नॉट सपोज टू बी अ लेक्चर, बिकॉज दिस है प्रैक्टिकल टाइप ऑफ सेशन ना, जो आप एक्चुअली इधर बेटा इधर आओ, उस रो में नहीं आओ, इधर आओ, आ जाओ, इस वाले में आना, वो उसमें नहीं जाना, इधर आगे 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 आगे, बहुत खाली, इधर आ जाओ, उधर आ जाओ. ग्रुप बने हुए हैं क्या लास्ट बैच में? आओ, ये खाली है यार, इतना सम्मान किसके लिए कर रहे हो? सो दिस टॉपिक इज फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेज हैं. जब भी आप वार्ड में, आईसीयू में, ऑपरेशन थिएटर में, कैजुअलिटी में, आप लोग कौन से बैच के? थर्ड ईयर, मतलब अभी फॉरेंसिक वाला चल रहा है, ENT ऑफ थॉर्न है. तो वार्ड में पोस्टिंग तो लगी होगी, ओटी में भी लगी होगी, किसी की ओटी में लगी है ना. तो फ्लूइड्स देखे होंगे आपने कई तरह के. तो एक बेसिक ओवरव्यू हम ले लेते हैं कि क्या है फ्लूइड्स, थोड़ा बहुत पता भी होगा आप लोगों को शायद. तो उसके बाद हम ये देखेंगे एक्चुअली करना क्या है ना. व्हाट आर द क्वेश्चंस यू इनकाउंटर इन द एग्जाम्स फॉर नाउ, इन अपकमिंग ईयर्स यू विल बी आस्क्ड है ना. कोई भी वाइवा होगा, ENT हो गया, मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गया, एनेस्थीसिया हो गया, जो भी वाइवा होगा, कोने में नहीं बैठना, इधर आना. वट एवर द एग्जामिनेशंस यू विल टेक पार्ट इन, यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस रिगार्डिंग फ्लूइड ऑलवेज. कोई भी वाइवा होगा, आज से लेके अगर आप PG भी करते हैं तब भी होगा, कोई जॉब इंटरव्यू देने चाहते हैं शायद उसमें भी पूछ सकता है. ठीक है, दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस. सो फर्स्ट वी विल हैव एन ओवरव्यू ऑफ क्या फ्लूइड्स हैं, व्हाट आर द फ्लूइड्स हैं. फ्लूइड्स का सिंपल अगर फिजिक्स या केमिस्ट्री से बोले, फ्लूइड वो चीज है दैट कैन फ्लो. तो फ्लो क्या हो सकता है? एक तो लिक्विड हो सकता है, दूसरा गैस हो सकता है ना. तो गैस इज ऑल्सो लाइक अ फ्लूइड. ठीक है, तो गैस और लिक्विड दोनों को फ्लूइड कहते हैं. बट फॉर आवर पर्पस फ्लूइड हियर मींस इंट्रावीनस फ्लूइड्स है ना. नल में बहने वाला पानी इज नॉट फ्लूइड फॉर इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी. जनरली व्हेन वी आर सेइंग फ्लूइड, दिस मीन्स दैट इंट्रावीनस फ्लूइड्स. मैडम सर इधर प्लीज, उधर नहीं जाना, उस वाले में बैठना ही नहीं, इधर आओ. पीछे नहीं बैठना, पीछे बैठना मना है, उसमें चिपका रखा है, गोंद लगा हुआ, चिपक जाएगा. इधर आ जाओ. तो फ्लूइड कैसे देना है? इंट्रावीनस फ्लूइड मतलब वेन में देना है. इंट्रा आर्टरी फ्लूइड भी होता है कोई? आर्टरी में भी देते हैं फ्लूइड? आर्टरी में नहीं देते यूजुअली है ना. आर्टरी में क्यों नहीं देते? आर्टरी में दे सकते हैं फ्लूइड, नहीं दे सकते? क्यों? हाँ, दे नहीं पाएंगे. हाँ, एक तो प्रेशर ज्यादा है ना, दूसरा आर्टरी पंक्चर करोगे तो फिर वो ब्लीड होता रहेगा, तो प्रेशर ज्यादा होता है आर्टरी में. तीसरा कोई भी ड्रग आप आर्टरी में दे तो आर्टरी स्पाज्म में चली जाती है ना, तो फिर हो सकता है वहां गैंग्रीन वगैरह हो जाए, दिक्कत. वेन में देना इजी. दूसरा हमको बॉडी में देना है. आर्टरी में दोगे तो कहां जाएगा? अगर हाथ में लगाओगे तो आगे जाएगा, हमको देना है पीछे, वो हार्ट में जाना चाहिए पहले, इंपॉर्टेंट है. सो IV फ्लूइड बेसिकली है. तो कहां देना है? कोई भी वेन आपको दिख रही है यूजुअली, जब भी हम IV फ्लूइड्स देते हैं तो वी स्टार्ट फ्रॉम द मोस्ट डिस्टल एंड. जब भी वेनी पंक्चर करते हैं, कैनुला जब भी डालना है तो डिस्टल एंड से डालना है. क्यों? सो दैट कि अगर यहां पर अगर डाला, अगर ये वेन खराब हो गई तो ये भी यहां से लेकर पूरा वेस्ट हो गया ना. अगर आप यहां से डालोगे तो यहां खराब होगा तो ऊपर डाल सकते हो, फिर ऊपर डाल सकते हो, फिर ऊपर डाल सकते हो. इसलिए व्हेनेवर ट्यूब कैनुला डालना है तो स्टार्ट फ्रॉम द डिस्टल एंड. और वेन का साइज शुड बी अप्रोप्रिएट टू द कैनुला का साइज. ये नहीं कि वेन इतनी छोटी है और आपने ले लिया कैनुला बिल्कुल 16 गेज का या 18 गेज का, या फिर कोई एडल्ट पेशेंट है जिसको एक काफी लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड की रिक्वायरमेंट है, आपने एक बहुत 22 या 26 गेज का कैनुला डाल दिया ना. तो वेन का साइज और कैनुला का साइज शुड बी प्रोपोर्शनेट. ठीक है, आर्म में डाल सकते हैं, रिस्ट में डाल सकते हैं, स्कैल्प में भी डाल सकते हैं, छोटे बच्चों में सेफनेस वेन में डाल सकते हैं, सेंट्रल वेन्स में डाल सकते हैं. सेंट्रल वेन कौन सी होती? एनीवन? सेंट्रल वेन कह रहा है इसीलिए आगे नहीं बैठना चाहता हूं मैं. इधर आ जाओ, इधर. जुगुलर वेन्स हो सकती है, इंटरनल जुगुलर, एक्सटर्नल जुगुलर ना, फीमोरल, जो बड़ी वेन्स होती हैं. IVC में डाल दो, दैट इज द मोस्ट सेंट्रल वेन. IVC में डाल नहीं पाओगे, कैथेटर लंबा जाना पड़ेगा है ना. उससे भी नहीं काम चला तो वेनी सेक्शन एक होता है कि वेन को काट के
उसमें कैनुला अगर नहीं जा रहा है तो उसमें से ऑपरेट करके एक छोटा सा सर्जरी करके उसमें मोटा कैनुला एक कैथेटर ने डाल दिया। ये सब भी पॉसिबल नहीं है तो इंट्राऑशियस फ्लूइड भी होता है। इंट्राऑशियस सुना है किसी ने? इंट्राऑशियस फ्लूइड्स आपके एग्जाम में आ सकता है, इसको थोड़ा देख लेना, ऐसे ही कोई पूछ लेगा। जनरली इट इज नॉट यूज्ड, बट इंट्राऑशियस फ्लूइड थेरेपी इज ऑल्सो अ मोड ऑफ गिविंग आईवी फ्लूइड्स। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं फ्लूइड थेरेपी के? एक तो मेंटेनेंस थेरेपी होता है और एक होता है रिप्लेसमेंट थेरेपी। मेंटेनेंस मतलब जैसे हम अपना रूटीन एक्टिविटी करते हैं, रोज पानी पीते हैं, सुबह पीते हैं, शाम को दोपहर में पीते हैं, तो एक फ्लूइड की रिक्वायरमेंट है हमारी, है ना। उस रिक्वायरमेंट को व्हेन वी आर गिविंग देन इट इज कॉल्ड मेंटेनेंस फ्लूइड। कोई पेशेंट है, मान लिया उसकी सर्जरी चल रही है या पेशेंट इज नॉट एबल टू टेक एनी फ्लूइड, तो वी विल गिव अ मेंटेनेंस फ्लूइड टू हिम अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द पेशेंट। वी विल एस्टिमेट कि उसका डेली का रिक्वायरमेंट क्या है, तो वी गिव अ इन्फ्यूजन लगा देंगे उसको एंड देन विल गिव फ्लूइड टू द पेशेंट। That will compensate for the total daily intake of the normal intake of the patient। नॉर्मली वो जो खाना पीना खाता था उसका रिक्वायरमेंट जितना है। दूसरा है रिप्लेसमेंट थेरेपी। इफ somebody is having dehydration, उसका फ्लूइड निकल गया, ब्लड लॉस हो गया तो उसमें भी फ्लूइड निकल गया, so then we will be giving replacement, we have to replace it। तो नाम से ही है मेंटेनेंस फ्लूइड एंड रिप्लेसमेंट फ्लूइड। ठीक है, तो मेंटेनेंस थेरेपी के लिए कौन सा फॉर्मूला हम एस्टिमेटेड लेते हैं? कुछ किसी को पता? कुछ सुना है किसी ने कोई फॉर्मूला कॉमनली यूज? हाँ हाँ, तुमसे कह रहा हूं, नहीं पता? हॉलीडे सिगार फॉर्मूला सुना है किसी ने? सुना है? सुना है तो बहुत अच्छी बात है, मैंने तो पूरा एमबीबीएस तक नहीं सुना। तो हॉलीडे सिगार फॉर्मूला एक जनरल एस्टिमेट है टू कैलकुलेट द बॉडी फ्लूइड रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इन दिस वी कैलकुलेट की मान लिया किसी का वेट है 30 kgs। ठीक है, सो फॉर द फर्स्ट 10 kg ऑफ दैट पेशेंट वी विल गिव 4 ml पर kg पर आवर। ठीक है, मान लिया 30 kg और नेक्स्ट 10 ml के लिए 2 ml पर kg पर आवर एंड देन उसके ऊपर जितने भी हैं 1 ml पर kg पर आवर। तो 4-2-1 रूल भी कह सकते हैं इसको, है ना। 30 kg का है तो फर्स्ट 10 kg के लिए 10 into 4 40 ml पर आवर, फिर नेक्स्ट 10 kg के लिए 20 ml पर आवर और फिर नेक्स्ट 10 के लिए 10 ml पर आवर। ठीक है, तो टोटल ये बन गया 70 ml पर आवर। तो किसी पेशेंट को अगर आपको कोई आपके पड़ोस में है, ही इज ऑन आईवी फ्लूइड थेरेपी, या इफ अभी तो आपके पड़ोस में ही होगा क्योंकि यू आर नॉट वर्किंग एज एन इंटर्न, तो इंटर्नशिप में अगर आप वार्ड में जाते हैं कि आपको फ्लूइड लगाना है किसी पेशेंट, इधर आ जाओ प्लीज ना। इफ द रेजिडेंट सेज कि प्लीज गिव हिम DNS as per calculations, so if a 40 kg patient is there, so you can apply the 4-to-1 rule and it becomes 40 plus 20 plus 10 plus 10, 80 ml per hour का फ्लूइड आपको लगाना है। that will be the maintenance fluid of इसका rate, maintenance rate of that fluid। ठीक है, so दिस इज एन एवरेज, एक एस्टिमेट है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल है। यू कैन लुक आफ्टर द हाइड्रेशन स्टेटस ऑफ द पेशेंट। हाइड्रेशन कैसे देखोगे? पेशेंट का हाइड्रेशन कैसे असेस करते हैं? हाँ बोलो बोलो, थोड़ा लाउड बोलो ना। स्किन टर्गर देख सकते हैं और म्यूकोसा, कौन सा म्यूकोसा? ओरल टंग देख सकते हो, है ना, और यूरिन आउटपुट देख सकते हो। तो इन सबसे आप एक एस्टिमेट लगा सकते हो कि पेशेंट इज ओवरलोडेड और अंडरलोडेड। तो इफ अंडरलोडेड है तो यू कैन गिव एडिशनल फ्लूइड आल्सो। ठीक है, बट ऑन एन एवरेज ऑलमोस्ट ठीक ठाक ये अमाउंट है जिससे पेशेंट का मेंटेनेंस फ्लूइड हो जाएगा। ठीक है, तो यूजुअली अगर पेशेंट 50 से 60 किलो का होता है तो वी गिव 90 to 100 ml पर आवर ऑफ दैट पेशेंट फ्लूइड टू द पेशेंट। ठीक है, तो दिस इज द मेंटेनेंस फ्लूइड। अब रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या हुआ? मान लिया किसी ने पेशेंट 24 घंटे से पानी नहीं पिया, है ना, कहीं डेजर्ट में फंस गया था और शॉक में आपको पड़ा हुआ मिला रोड साइड, तब जब आप उसको फ्लूइड लगाएंगे दैट विल द रिप्लेसमेंट फ्लूइड। तब आपको उसको 100 ml पर आवर से लगाएंगे तो उसको रिप्लेसमेंट होने में 24 घंटा लग जाएगा, है ना। तो आपको रिप्लेसमेंट में देना है तो आप थोड़ा फास्ट देंगे उसको। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लिया किसी ने 24 घंटे से पानी नहीं पिया तो यू कैन कैलकुलेट आवरली रिक्वायरमेंट कितनी थी। मान लिया किसी की 90 ml पर आवर थी, आपने 24 घंटे से कैलकुलेट किया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया
तो ऑलमोस्ट 2300 ml बन गया। तो 2300 ml आपको रिप्लेसमेंट फ्लूइड देना है, ठीक है। वो 2300 ml आप 1.5-2 घंटे में कभी दे देंगे और मेंटेनेंस फ्लूइड साथ में चलता रहेगा, ठीक है। फिर इंडिकेशंस क्या है फ्लूइड के? करेक्शन ऑफ वाटर इन इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, किसी को डिहाइड्रेशन हो गया, डिसइलेक्ट्रोलीमिया हो गया, उसके लिए है। शॉक का पेशेंट आया, शॉक ड्यू टू ब्लीडिंग हो सकता है, बर्न के कारण हो सकता है। पेरी ऑपरेटिव पेशेंट, अब सर्जरी चल रही है, ही कैन नॉट टेक फ्लूइड्स ना, लॉन्ग सर्जरी है, 10 आवर्स की सर्जरी, उसमें तो रिक्वायरमेंट है। माइट बी दैट कि शॉर्ट सर्जरी है, माइट नॉट रिक्वायर्ड, बट फॉर गुड अमाउंट ऑफ ड्यूरेशन वी नीड IV फ्लूइड्स। Basically for all practical purposes we give IV fluids to a perioperative patient, ठीक है, because pre-operatively we keep the patient nil orally, we do not allow oral intake to the patient, ठीक है, and also in the post-op period for 1 to 2 hours we do not allow any oral intake. So to prevent hypoglycemia, dehydration, dyselectrolemia during that period we can give IV fluids to the patient. Besides this we can यूज IV फ्लूइड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग ड्रग्स। कोई एंटीबायोटिक देनी है आपको, तो अगर आप इंजेक्ट ऐसे करोगे तो फ्लूइड एक तो लोड करने के लिए चाहिए आपको, पाउडर फॉर्म में है, उसको लोड करना है, वो भी फ्लूइड है। NS में या D5 में डाइल्यूट करेंगे, देन विल गिव इट। दूसरा, इट एक्ट्स एज अ फ्लश, जो आपने दिया है यहाँ पर जब आप इंजेक्ट करते हैं कैनुला में तो उसके आगे जाएगा, तो उससे अगर फ्लूइड चल रहा होगा तो अच्छे से जाएगा। इसके अलावा पेरेंटल न्यूट्रिशन, some patients are not able to take any feed, some patient, कोई पेशेंट है कार्सिनोमा इसोफेगस का है, ठीक है, या फिर पेशेंट इज ऑन वेंटिलेटर, बाउल सर्जरी हुई है, बाउल एंटरल फीड टॉलरेट नहीं कर रहा है, सो वी कैन गिव पेरेंटल न्यूट्रिशन। पेरेंटल मीन्स बियॉन्ड एंटरल, एंटरल मीन्स इंटेस्टाइन, है ना, तो पेरेंटल मीन IV न्यूट्रिशन। सो वी पुट अ कैनुला इन द सेंट्रल वेन और पेरिफेरल वेन एंड गिव nutrition to that patient. So in that we can give glucose, water, electrolytes, amino acids, fats, है ना, सब मिक्स करके दे सकते हैं। इसके अलावा to keep an IV cannula open, you might have seen that कि एक IV cannula है वो ब्लॉक हो जाता है कई बार, देखा बोर्ड में? कभी देखा नहीं है, आ जाओ प्लीज ना। तो उसको to keep it running we have to maintain a small amount of fluid, कई बार होता है। जैसे आपने देखो नल कभी कभी नहीं चलाओ मोटर तो बंद हो जाता है, फिर उसमें एयर लॉक हो जाती है, वो चलता नहीं, फिर उसमें पानी डाल के करना पड़ता है। देखा किसी हैंडपंप में? नहीं किया? चल इधर आ जाते थोड़ा, तो पहले थोड़ा बेसिक्स देख लेते हैं एक बार। सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन मैडम? लास्ट वन, यू, व्हाट इज सॉल्यूशन? या तूने तो नया टर्म बना दिया, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। व्हाट इज सॉल्यूशन? नो आइडिया, यू? कुछ बोल रहा है, जोर से जोर से। इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस। होमोजेनस मिक्सचर मीन्स कहीं से भी आप सैंपल उठाएंगे तो सेम कंसंट्रेशन मिलेगी। जैसे अब ये क्लास होमोजेनस नहीं है, अब उधर लड़कियां ज्यादा हैं, इधर लड़के ज्यादा हैं, तो दिस इज नॉट होमोजेनस, ठीक है। तो सॉल्यूशन मीन्स टू सब्सटेंसेस जब एक रेशियो में मिले हैं एंड दैट आर होमोजेनसली मिक्स्ड, ठीक है। फिर क्या होगा? सॉल्वेंट क्या है? व्हाट इज सॉल्वेंट? सॉल्वेंट, हाँ तुम ही भाई जो देख रहे हो। द फेज इन विच a solvent is, जो सबसे अच्छा एक बेसिक फीचर ये है सॉल्वेंट और सॉल्यूट का कि जो कम अमाउंट में है दैट इज सॉल्यूट, जो ज्यादा अमाउंट में है दैट इज सॉल्वेंट, ठीक है। तो दो चीजें अगर मिक्स करते हैं तो हो सकता है दो लिक्विड भी हो सकते हैं ना, दोनों चीजें। अगर दो लिक्विड्स को मिक्स करते हैं तो जो ज्यादा वाला है उसको बेसिकली हम सॉल्वेंट मानते हैं, ठीक है। फिर सॉल्यूट उल्टा होगा, जिसमें जो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं दैट इज सॉल्यूट, ठीक है। What is mole? हाँ भाई, यो, what is a mole? ये क्लास हो चुकी है क्या पहले? नहीं हुई क्या? दूसरे बैच की? हाँ, नेक्स्ट, what is mole? स्किन वाला नहीं,
केमिस्ट्री वाला, नो आइडिया, थोड़ा लाउड। और कोई ऐड करना चाहेगा इसमें? हाँ, 32.4 लीटर। और कोई ऐड करेगा? नेक्स्ट। हाँ, तुम ही बता दो जो बोल रहे हो भाई। हाँ, बता दो बता दो। उसको क्यों बता रहे, मुझे बताओ ना। बताओ बताओ, शर्माओ बा। मैं बता तो रहा हूँ, मुझसे क्या पूछ रहा है, तुम ज्यादा इंटेलिजेंट हो। गूगल से पूछ लो फिर। तो पीछे वाले तो गूगल कर रहे हैं सब, क्या करना है क्लास में। सो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज द ग्राम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, तो 1 मोल अगर हम कार्बन लेते हैं तो कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है? 12 है। तो 12 ग्राम कार्बन हम लेंगे, देन इट विल बी इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, हाइड्रोजन का क्या है? हाइड्रोजन इज नॉट अवेलेबल एज H, हाइड्रोजन इज अवेलेबल एज H2। ठीक है, सो कभी भी आप हाइड्रोजन लाओ किसी से कहोगे तो H2 ही मिलेगा आपको, HL घूमता हुआ नहीं मिलेगा। तो H2 साथ में मिलते हैं ना। तो हाइड्रोजन का कितना हो गया? दैट इज मॉलिक्यूल, आइदर इट विल बी कैलकुलेटेड एज एटम एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट, जिस भी फॉर्म में वो सब्सटेंस है। तो एटम है तो एटम में एटॉमिक वेट देखोगे, मॉलिक्यूलर है तो मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट है 2 है। 2 ग्राम हाइड्रोजन इफ यू टेक देन इट विल बी 1 मोल। ऑक्सीजन 32 ग्राम we will take oxygen, then it will be 1 mole. This is a basic concept you have learned in 10th or 11th, I think. So you have all forgotten it. Not all, some of you have forgotten, I think. So it should be remembered because it is a basic concept on which the fluid therapy, electrolytes therapy is going to be in your life. ठीक है, तो 1 mole is the gram or molecular weight, gram or molecular weight in atomic or molecular weight in grams. Another thing that she told, the 6.023 into 10 to the power 23 atoms or molecules in whatever form that substance is. So this is a magic number कि उसको ग्राम में लिखेंगे तो उतना आ जाएगा और इतने ही पार्टिकल्स होंगे। अगर 1 मोल का आप हाइड्रोजन लेते हो तो उतने ही पार्टिकल्स होंगे, और 1 मोल का ऑक्सीजन ले लो उसमें भी उतने ही पार्टिकल्स होंगे। बट the weight of the both the gases will be different. हाइड्रोजन का वेट only 2 ग्राम होगा, ऑक्सीजन का 32 ग्राम्स होगा। ठीक है, एंड someone told that 22.4 लीटर, that is for gases. अगर गैस आप देखते हो तो at 0 degree Celsius and 1 atmospheric pressure it will be 22.4 liters. Please remember this because you are not going to learn this in your books, because it is understood that you have learnt it in the schools, है ना, सेकेंडरी स्कूल। सो एवोगैड्रो नंबर इसको बोलते हैं, सबको पता है, 6.023 10 to the power 23 ग्राम एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट एंड 22.4 लीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मोलरिटी क्या है? व्हाट इज मोलरिटी? कौन बताएगा? हाँ मैडम, वेट अपॉन, वो तो मोल हो गया, वो तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज द नंबर ऑफ मोल्स। किसका वॉल्यूम? कुछ कुछ सही है। हाँ मैडम, हाँ तुम ही बता दो यार, ये तो पीछे वाले बता नहीं रहे, पूछ रहे हो। हाँ भाई, पर लीटर सॉल्यूशन, गुड। तो नंबर ऑफ मोल, अभी हमने देखा सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या है, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। प्लीज बैठ जाओ, है ना, इसको डिस्कस करेंगे आगे। मोलरिटी एक हो गया। इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट मोल्स हमने देखा, इक्विवेलेंट एक टर्म है। बोलो, पता है तुमको? डिवाइड नहीं, मोलर मास नहीं, मोल्स ना। मोल्स को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज
इक्विवेलेंट। मान लिया सोडियम आयन है, अगर मैं 1 मोल सोडियम आयन लेता हूं तो उसके इक्विवेलेंट कितने होंगे? 1 इक्विवेलेंट, क्योंकि उसका चार्ज 1 है। कैल्शियम का अगर 1 मोल मैं लेता हूं, उसको पानी में डालता हूं तो चार्ज हो जाएगा, तो कैल्शियम का डबल हो जाएगा, उसका 2 मोल्स बन जाएगा। ठीक है। फिर एक टर्म आता है नॉर्मेलिटी। व्हाट इज नॉर्मेलिटी? कह रहे केमिस्ट्री क्लास चल रही है, केमिस्ट्री है ये। नॉर्मेलिटी इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एनी सब्सटेंस। सब्सटेंस मींस आयंस, तो नॉर्मेलिटी एंड इक्विवेलेंट्स आर मेजर्ड ओनली फॉर आयनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, नॉन आयनिक बॉन्ड्स के लिए नहीं चलेगा ये। तो नॉर्मेलिटी इज द, जैसे मोलरिटी वाज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी विल बी द इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है। तो एक टर्म आता है ऑस्मोसिस। व्हाट इज ऑस्मोसिस? न्यू कमर्स। हाँ, तुम ही बता दो, पीछे क्या देख रहे हो? ऑस्मोसिस ऑस्मोलिटी तुम नया टर्म ले आया तो बाद में पूछना था मुझे, सरप्राइज ही तुमने बंक कर दिया है? हाँ बताओ, कौन सा प्रेशर? थोड़ा मॉडिफाई कर, थोड़ा सिंपल बना दो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। हाँ, ये मास्क वाली मैडम। व्हाट इज ऑस्मोसिस? बैठ जाओ। नहीं, थोड़ा लाउड। हाई ग्रेडियंट टू लो ग्रेडियंट। चलो ठीक है थोड़ा। तो ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम अ लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू अ मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सिंपल से याद रखो, सॉल्वेंट जहां ज्यादा है, हाइयर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन से लो, कोई भी चीज हाई से लो जाती है, पहाड़ से नीचे जाता है, पानी पहाड़ से नीचे जाता है, ज्यादा जहां होगा वहां से कम जाएगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, तो जहां भी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, जैसे कि हमारी सेलुलर मेम्ब्रेन है, दैट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इट इज नॉट फ्रीली एक्सेप्टिंग एनी मॉलिक्यूल्स, सम मॉलिक्यूल्स इट प्रिवेंट्स फ्रॉम गोइंग, किसी को जाने देती है। सो वाटर का मूवमेंट, इफ देयर इज from such a semi-permeable membrane across the more solvent concentration to a less solvent concentration. ठीक है, so that is a osmosis. ठीक है, so what is osmolarity? It is a measure of osmotic activity. ठीक है, तो osmotic activity usually हम solubility concentration में, solution concentration में बोलते हैं। मान लिया हम बोलते हैं कि normal saline है, so इसकी osmolarity क्या है? That means that कि what the capacity of normal saline is to attract water, because उसमें सोडियम है, सोडियम इज अ इलेक्ट्रोलाइट। होता क्यों है ऑस्मोलिटी? तब चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं दे अट्रैक्ट वाटर, है ना, तो वाटर खींचते हैं अपने पास, तो जो दूसरे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के पीछे वाटर है, सॉल्वेंट है, दे अट्रैक्ट इट। दिस कॉजेज अ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, सो नंबर ऑफ ऑस्मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी क्या होता है? ऑस्मोलैरिटी, हाँ ये बताएगा। पेट कहां से आ गया? कुछ सही बता रहे हो, गलत बता रहे? हाँ, आगे वालों से ही उम्मीद है, लग रहा है। हाँ, तो इट इज सेम है सब कुछ, जैसे मोलैरिटी था, ऑस्मोलैरिटी था, नॉर्मेलिटी था। लिटी जब लग जाता है तो उसमें लीटर ऑफ सॉल्यूशन की जगह केजी ऑफ सॉल्वेंट हो जाता है। ठीक है, केजी ऑफ सॉल्वेंट हो जाता है। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज इन आवर बॉडी सिस्टम, लिटी एंड रिटी वी डू नॉट कंसिडर डिफरेंस, बिकॉज वाटर का वेट 1 लीटर वाटर इज इक्वल टू 1 kg ऑफ वाटर। तो कभी दुकान में जाके बोलते हैं ना 1 किलो दे दो, तो सेम ही होता है। 1 किलो दूध भी लगभग उतना ही होता है ना, क्योंकि उसकी डेंसिटी लगभग सेम है। सो प्लाज्मा की एक ऑस्मोलिटी होती है जिसका फॉर्मूला ये है, बिकॉज प्लाज्मा में चीफ कैटायन क्या है? सोडियम है। ठीक है, सो ट्वाइस इनटू प्लाज्मा सोडियम प्लस ग्लूकोज डिवाइडेड बाय 18 प्लस ब्लड यूरिन नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 2.8। दिस क्वेश्चन, दिस formula is very important when you will learn about diabetic ketoacidosis or hyperosmolar coma. If somebody has read it, you have to learn this formula.
है। सो नाउ टाइप्स ऑफ IV फ्लूइड्स, दो टाइप के फ्लूइड्स होते हैं, क्रिस्टलॉइड्स एंड कोलॉइड्स, ठीक है। तो क्रिस्टलॉइड्स बेसिकली प्रोवाइड कराते हैं हमको वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, ग्लूकोज एटसेट्रा, ठीक है। और कोलॉइड्स मेनली यूज होते हैं टू एक्सपेंड द प्लाज्मा, ठीक है। क्रिस्टलॉइड्स कौन कौन से होते हैं? अब टोनिसिटी एक टर्म है, टोनिसिटी एंड ऑस्मोलरिटी। टोनिसिटी इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ऑस्मोलरिटी, ठीक है। सो फॉर द डिटेल्स यू कैन लुक इनटू योर बुक्स और व्हाटएवर रीडिंग सोर्सेज यू हैव। टोनिसिटी इज, अच्छे से एक बार देखना क्या डिफरेंस है। टोनिसिटी जब होता है जब हम सेल के कंपैरिजन में देखते हैं, बॉडी के फ्लूइड, बॉडी के सिस्टम के कंपैरिजन में देखते हैं, देन इट इज कॉल्ड टोनिसिटी। यूजुअली हाइपर ऑस्मोलर सॉल्यूशंस आर हाइपरटोनिक ऑल्सो, बट नॉट नेसेसरीली, है ना। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इस पे बाद में कभी चर्चा करेंगे, अभी थोड़ा क्योंकि डेमो भी करना है थोड़ा। सो फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेज टोनिसिटी, ऑस्मोलिटी आर सिमिलर है। सो आइसोटोनिक osmolality will be similar to the, iso means same to the body. Hypertonic will be more than the body and hypotonic will be more than, less than the body, ठीक है। So this diagram shows a RBC, है? This RBC was normal. This RBC was kept in a कौन सा solution? Hypotonic solution. Why? Swelling हो गई। Hypotonic solution में डालेंगे तो क्या होगा? वाटर ज्यादा था उसमें तो सेल के अंदर चला गया, और इसमें क्या हुआ? हाइपरटोनिक में डालोगे, है ना। वो देखते हैं ना, वो जब छत पे सुखाते हैं, वो क्या सुखाते हैं? पापड़ वापड़ सुखाते हैं, नमक डालते हैं ना उसमें, सूख जाता है वो। नमक डालते हैं तो क्या होता है? खींच लेता है नमक उसको, है ना, जल्दी सूख जाता है उसको। तो वही हो गया इस सेल का, है ना। हाइपरटोनिक में डालोगे तो ऐसा हो जाएगा। नाउ आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं? नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन इज द फर्स्ट फ्लूइड यू हैव एनकाउंटर्ड, है ना। Why it is called normal saline? Because it is isotonic to the body. ठीक? Body means to the cells, plasma, you can say it. So what is normal saline? How do you prepare normal saline? What is the concentration of normal saline? 0.9 क्या? 0.9 what? So what is meaning of percentage? तो वेट बाय वॉल्यूम में देखते हैं, कोई भी परसेंटेज इन मेडिकल फील्ड, व्हेनेवर यू सी एन एम्पूल और वायल और बॉटल, उसमें परसेंटेज लिखा रहता है, उसमें लिखा रहता है वेट बाय वॉल्यूम। ध्यान से देखना, भी बॉटल्स रखी हुई है। वेट बाय वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो 0.9% मीन्स 0.9 ग्राम। वेट इज इन ग्राम एंड वॉल्यूम इज इन ml, है ना, 100 ml। तो वेट बाय वॉल्यूम मीन्स 0.9% मीन्स 0.9 ग्राम इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सो नॉर्मल सलाइन हैज 0.9 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 100 ml सॉल्यूशन। तो किसी को अगर नॉर्मल सलाइन बनाना हो लैब में तो क्या करेगा? 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड लेगा और पानी लेगा 100 ml, उसमें डाल देगा, ठीक है। वैसे डेक्सट्रोज 5% है, क्या करेंगे? 5 ग्राम डेक्सट्रोज लेंगे और 100 ml पानी में डाल देंगे। फिर क्या है? D5NS या DNS जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं। इसमें क्या करेंगे? डेक्सट्रोज 5% लेंगे और नॉर्मल सलाइन में डाल देंगे, या फिर डेक्सट्रोज 5% लेंगे, 0.9 ग्राम डेक्सट्रोज लेंगे, 5 ग्राम 0.9 ग्राम NaCl लेंगे और 100 ml पानी में डाल देंगे। फिर बैलेंस सॉल्ट सॉल्यूशन आते हैं। अब इसमें क्या था? नॉर्मल सलाइन में वी ओनली हैव सोडियम एंड क्लोराइड, बट बॉडी में और भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, पोटेशियम है, बाइकार्बोनेट है, फॉस्फेट है, दुनिया भर के इलेक्ट्रोलाइट्स, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सब कुछ है। सो इनिशियली वी हैड ओनली नॉर्मल सलाइन। दिस वाज द बेसिक रिप्लेसमेंट फ्लूइड, मेंटेनेंस फ्लूइड, ये सब दे सकते हैं, है ना। मेंटेनेंस के लिए यूज कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट के लिए भी कर सकते हैं। किसी का डिहाइड्रेशन हो गया, शॉक में आ गया, ब्लीड हो गया, तो नॉर्मल सलाइन दे सकते हो। डेक्सट्रोज 5% दे सकते हो। शॉक में पेशेंट आया, डेक्सट्रोज 5% दे सकते हो ज्यादा? क्यों? मैडम से ला रही जो। अरे क्या होगा डेक्सट्रोज 5% देने से? शुगर बढ़ जाएगा ना भाई। कितना दे दोगे? 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 लीटर। किसी का अगर ब्लड लॉस हो गया 4 लीटर, उसमें 4 लीटर का तुम डेक्सट्रोज दे दोगे, शुगर भी तो बढ़ेगा। बट नॉर्मल सलाइन आप दे सकते हो, बट केवल
सोडियम और क्लोराइड बढ़ेगा बॉडी में ना, बट बाकी जो इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हुए हैं, पोटेशियम हुआ है, कैल्शियम हुआ है, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, दैट विल नॉट बी कवर्ड. सो फॉर मैनेजिंग दैट दे प्रिपेयर्ड रिंगर लैक्टेट एंड अदर सॉल्यूशंस. ठीक है. फिर हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस आते हैं. इसमें क्या आता है? D10, D20, D25, 3%, 5% सलाइन, इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सलाइन भी बोलते हैं. इसके अलावा TPN. TPN क्या है? टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन सॉल्यूशंस आते हैं. जैसे मैंने TPN बताया था ना अभी, उसमें डेक्सट्रोज भी होता है, अमीनो एसिड्स भी होता है, लिपिड भी होते हैं, बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं. देन इट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट न्यूट्रिशन. सो दीज आर हाइपरटोनिक सलाइन्स सॉल्यूशंस. सो whenever you are giving a hypertonic saline solution, you cannot give it with peripheral cannula. ठीक है. जैसे इन्होंने बताया थ्रोम्बो क्या कुछ बताया था, थ्रोम्बोसिस हो जाती है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकती है. क्यों हो सकती है? बिकॉज हाइपरटोनिक सलाइन है. दीज आर स्मॉल वेन्स. स्मॉल वेन्स में क्या करोगे? लगाओगे तो क्या होगा? खींच लेगा पानी, तो वो सेल वहां के डाई हो जाएंगे, वहां पर बंद हो जाएगा. सो वी गिव इट इन अ लार्ज सेंट्रल वेन. तो आइदर वी कैन यूज अ इंटरनल जुगुलर और एक्स्ट्रा जुगुलर वेन और फिमोरल वेन. इट शुड बी बिगर वेन. तो बड़ी वेन में डालोगे तो क्या होगा? थोड़ा बहुत होगा तो एडजस्ट कर लेगी वेन. छोटी वेन में डालोगे तो इट विल नॉट बी एबल टू कंपनसेट इट. सो वेन एवर यू आर गिविंग मोर देन D5, D10 और DNS, then you should give it in a large vein because it is a hypertonic solution. ठीक है. So how to describe an IV fluid? अब ये important चीज है because you will be asked in exam. So basic purpose of my class should be this because it is a tutorial. It should be tutorial form में. ये जैसे DNS है, ठीक. DNS यहाँ रखा हुआ है तो अभी मैं दिखा दूंगा सबको. So whenever you are sitting in an exam table, वाइवा टेबल, तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखे रहते हैं. वाइवा दिया होगा किसी ने? क्लिनिकल वाइवा दिया कभी? नहीं हुआ अभी तक? हुआ है. तो उसमें ड्रग्स भी रखी रहेंगी, फ्लूइड्स भी रखे रहेंगे, लैरिंगोस्कोप, कैनुला, सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स विल बी देयर. सो द एग्जामिनर माइट आस्क, पिक अप दिस बॉटल. This is the standard form of examination. So you pick up the bottle and start telling randomly. So this should not be there if you are listening properly in this class. Basic, कभी भी किसी भी चीज को डिस्क्राइब करते हैं, we describe from the outside in. किसी आदमी के बारे में बताते तो क्या बताते हैं? सबसे पहले उसका नाम बताते हैं, पिताजी का नाम, एड्रेस, है ना. फिर उसके बारे में बताते हैं बाकी चीजें कि कहाँ पढ़ता है, क्या करता है, व्हाट इज हिज जॉब, व्हाट इज इनकम, हाउ इज दिस पर्सन, ना. इफ आई टॉक टू हिम, व्हाट इफ ही विल हेल्प मी और नॉट. ऐसी तो करोगे. किसी का आपको रेफरेंस करना तो ऐसी करोगे. वैसे ही ड्रग्स, फ्लूइड्स और इंस्ट्रूमेंट्स का भी है. सो वेन एवर यू आस्क्ड टू डिस्क्राइब अ बॉटल ऑफ DNS, सो क्या बोलोगे? सर दिस इज अ 500 ml का ना, 500 ml bottle of DNS, dextrose 5% in normal saline. ठीक है. इसी इट इज एन कौन सा फ्लूइड? कोलॉइड और क्रिस्टलॉइड? क्रिस्टलॉइड. ठीक है. दिस इज अ क्रिस्टलॉइड फ्लूइड. ठीक. इट कंटेन्स 5% dextrose and 0.9% sodium chloride in every 100 ml of solution. ठीक है. Then it provides कितना? 5% means 5 gram dextrose and 9.9 gram sodium chloride in 100 ml. फिर अब इसकी क्या बताएंगे? मोलरिटी बताएंगे. मोलरिटी कितनी होगी? अभी DNS छोड़ते हैं, NS पे चलते हैं. NS पे चले. NS ही सिंपल है. तो NS पे रहते हैं. तो
लुक एट द एनएस पे रहते हैं, कॉपी पेन ले लो अपना, हमें भी आता है, किसको आता है तुम्हें? अच्छा ठीक। तो एनएस में हमने जैसे बताया 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड इन 100 ml है, ठीक है। तो हम इसकी मोलरिटी निकालेंगे सबसे पहले। तो मोलरिटी मींस हमको पता पढ़ना पड़ेगा इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है। सोडियम का एटॉमिक वेट कितना है? 23, क्लोरीन का 35.5, तो टोटल कितना हो गया? तो 58.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड विल बी 1 मोल। होगा? होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। 58.5 ग्राम अगर 1 मोल है तो 0.9 ग्राम कितना होगा? ले लो, कैलकुलेट कर लो। दे देता पेन तो काम हो जाता, तेरा सीख लेता कुछ। नहीं, नॉट इंटरेस्टेड। हाँ भाई, कोई बता दो। तो 100 ml में इतना होगा मोल, 58.5। हाँ बोलो। 0.9 divided by 58.5 moles will be there in 100 ml of solution। हाँ बोलो, इसने तो कर लिया। मोल की बात कर रहा हूं, मॉल एटम की बात थोड़ी कर रहा हूं मैं, तो मॉलिक्यूल की बात तो कर ही नहीं रहा हूं मैं। इतना कंफ्यूजन। ये 100 ml में है, 1 लीटर में कितना आएगा? इंटू 10, 0.154 आ रहा होगा, है ना। तो 0.154 मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन है। तो इसको हम मिली में कर देते हैं तो 154 आ जाता है। 154 मिली मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड आर देयर इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो मोलरिटी विल बी 154 मिली मोल्स पर लीटर, ठीक है। अब दिस इज एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मीन्स इट इज अ, क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डालेंगे तो टूटेगा एनायन और कैटायन में। तो 154 जब डालेंगे पानी में तो क्या बनेगा? 154 क्लोराइड, 154 सोडियम बनेगा। तो जब चार्ज पार्टिकल्स की बात करते हैं तो हम मोल्स में कर सकते हैं, बट स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? इक्विवेलेंट्स। तो कितने इक्विवेलेंट मिलेंगे सोडियम के? 154 मिली इक्विवेलेंट मिलेंगे, बिकॉज एक से एक ही निकलेगा, एक NaCl से एक सोडियम और एक क्लोराइड निकलेगा ना। सो ईच 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन विल हैव 154 मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम एंड 154 मिली इक्विवेलेंट ऑफ क्लोराइड, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हुए? कोई भी सॉल्यूट को पानी में डालते हैं, चार्ज वाले जो कौन सा बॉन्ड होता है? आयोनिक बॉन्ड वाले, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। 2 पार्टिकल बने ना, एक से एक के 2 बने, तो 154 के 154 बने तो 308 बनेगा। 308 पार्टिकल्स विल बी देयर, ठीक है। सो दीज 308 पार्टिकल्स विल एक्ट फॉर creating osmolarity of that solution, ठीक है। So the osmolarity of that solution will be 308 milliosmoles per liter, ठीक है। अगर कोई ऐसा हमने सब्सटेंस डाला होता that was not a ionic compound, then only 154 millimoles of that solution, solute would have been there. Then the osmolarity of that solution would have been only 154 milliosmoles. But because the particles were charged and they had broken down in the solution, so the osmolarity increased beyond the molarity of the solution, ठीक है। So normality of the sodium will be 154 and also of chloride. So whenever you are asked in that examination, you will say that this is a bottle of normal saline 500 ml. It contains 0.9 gram of sodium chloride in 100 ml of solution. Each liter of solution contains 154 milli equivalent of sodium ions and 154 milli equivalent of chloride ions. Its osmolarity is 308 milliosmoles per liter of solution. ये this is the basic structure of the, जिसकी एनाटॉमी बता दी आपने दवाई की। अब बताएंगे what are the indications of this solution. Indications में क्या आएगा? Sir, this is a good maintenance and replacement fluid, ठीक है।
मेंटेनेंस फ्लूइड मतलब कि कोई पेशेंट अगर नॉर्मली खा पी नहीं रहा है तो वी कैन गिव नॉर्मल सलाइन, वी कैन, इट इज नॉट अ आइडियल सॉल्यूशन बट वी कैन गिव इट. सो इट इज अ फ्लूइड फॉर रिप्लेसमेंट. रिप्लेसमेंट के लिए कब कोई बर्न का पेशेंट, शॉक का पेशेंट आता है या ब्लीडिंग का पेशेंट आता है, दिस अ गुड फ्लूइड. So it can be used as a replacement as well as maintenance fluid for any patient. ठीक है. It can be used to for drug dilution. ड्रग को डाइल्यूट करने के लिए दे सकते हैं. ठीक है. आगे लिखे ना इंडिकेशन कहीं. बताया था इंडिकेशन तो मैंने पहले बता दिए थे ना. ये है ना पेरी ऑपरेट ड्रग, इसमें पेरेंटल न्यूट्रिशन सब हो गया. ठीक है. सो दिस इज द बेसिक फॉर्म. फिर एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज. एडवांटेज क्या है इसका? इट इज अ चीप सॉल्यूशन. प्राइस देखो मेरे ख्याल से 20, 25, 30 रुपए का होगा. इजीली अवेलेबल है. एग्जाम में यही बताना होता है ना, जो सिंपल चीजें होती है दैट ओनली इज बीइंग आस्क्ड. ठीक. तो चीप सॉल्यूशन है, इजीली अवेलेबल है. ठीक है. और नो मेजर एडवर्स इफेक्ट्स हैं. स्टोरेज इज इजी. आप एक्सपायरी डेट देखोगे मेरे ख्याल से 3-4 साल की एक्सपायरी डेट होती है इसकी. तो कोई भी ड्रग का एडवांटेज ये होता है कि भाई उसकी एक्सपायरी नहीं हो जाए जल्दी. आज बनाया कल ही खराब हो गया तो क्या फायदा है. ठीक है. एडमिनिस्टर करना इजी है. बॉटल प्लास्टिक की, आराम से ऐसे नीडल डाली, निकल गया, है ना. ये है. डिसएडवांटेज क्या है? एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं फ्लूइड देने के, फ्लूइड थेरेपी के? इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो सकता है. बहुत ज्यादा दे दिया आपने NaCl, केवल NaCl जा रहा है और तो कुछ जा नहीं रहा. इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो सकता है. और क्या हो सकता है? फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है. ज्यादा दे दिया फ्लूइड, कम दे दिया तो अंडरलोड हो सकता है. फ्लूइड ओवरलोड से क्या हो सकता है? हाइपरटेंशन हो सकता है, हार्ट कार्डियक फेलियर हो सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है. ये क्या होता है? पल्मोनरी एडिमा हो सकता है ना. जहां आप इंजेक्ट कर रहे हो वहां थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकती है. हाइपरटोनिक दे दिया ज्यादा तो, है ना. तो ये सब एडवर्स इफेक्ट्स हैं. ठीक है. और क्या बोला? आ गया नहीं. ठीक है. वैसे ही आप D5 जिसके पास है वो बता दो भाई फटाफट. D5 कौन बताएगा? हाँ, कौन सो रहा है, कौन सो रहा है उसको जगाते हैं. हाँ मैडम बताओ. हाँ जो पीछे देखिए अभी, तुम्हारे पीछे वाली. उठ जा बेटा. हाँ तुम ही, हाथ जो मुंह पे रख रही थी अभी. पीछे मत देखो, अपने को देखो ना. तुम ही बेटा, तुम्हारे पीछे वाली. हाँ तुमने हाथ उठाया बेटा अभी. हाँ तुम ही खड़ा, तुमसे ही पूछ रहा हूं. उठो. D5 बॉटल रखी है तुम्हारे पास? क्या रखी है? नॉर्मल सलाइन है. चलो D5 रखा है, दे दो भाई. D5 दे दो इनको. किसके पास है D5? चलो एग्जाम हो रहा है. सर दिस इज अ बॉटल ऑफ 500 ml बॉटल ऑफ D5. क्या? डेक्सट्रोज 5%. इट कंटेन्स, वहां देखना कुछ है ही नहीं, जो उसमें कुछ लिखा ही नहीं है ऐसा स्पेशल. उसमें कुछ नहीं है नकल मारने का. हाँ इट कंटेन्स कितना? 5 क्या? कितने में? सीधे बोलो ना. इट कंटेन्स 5 ग्राम डेक्सट्रोज इन ईच 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है. सो 5% हो गया. अब कितना मोल बनाए? मोलरिटी. व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डेक्सट्रोज? 180 है. तो 180 ग्राम वॉज 1 मोल. तो 5 ग्राम वॉज 5 डिवाइड बाय 180. तो कितनी आई भाई इसकी मोलरिटी? किसी ने निकाला है? 0.0, बस 0.0. तो मिली में कर दो ना उसको, तो 280 के आसपास आएगा. ठीक है. तो ऑस्मोलिटी विल बी, क्योंकि मिली पॉइंट में तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी ना. सो वी कैलकुलेट दैट द मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 280 मिलीमोल्स पर लीटर. ठीक है. देन व्हाट विल बी द ऑस्मोलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन? मिलीमोल्स नहीं होती ना, ऑस्मोलिटिक यूनिट तो ऑस्मोल्स होती है. तो ऑस्मोलिटी इज द नंबर ऑफ ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स, है ना. ऑस्मोटिकली एक्टिव मींस ऑस्मोल्स कहते हैं उसको. ठीक है. सो
ऑस्मोलिटी ऑफ द सॉल्यूशन विल बी 280 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। ठीक है, अगर डेक्सट्रोज भी डिवाइड हो रहा होता 2 पार्टिकल में तो हो सकता है डबल हो जाती। ठीक है, वो नहीं है इसमें। ठीक है, ये है। वैसे डीएनएस का बता दो भाई कोई, अब तो सिंपल है। डीएनएस की ऑस्मोलिटी कितनी आएगी? अरे जो D5 की थी वो डी एनएस की थी, दोनों को मिला दोगे ना, कितना आई? 280 प्लस 308 500 कुछ आएगा, 580 के आसपास आ गई ना। तो सेम बोलना है उसमें भी, डीएनएस में भी। ठीक है, फिर आरएल किसके पास है भाई बता दो, किसके पास आरएल है? अरे उठ जाओ भाई, 3 आरएल दिए थे, कहां गए? वापस ले जाने उसको। हाँ खड़े हो जाओ। चलो, ही व्हाट इज योर नेम? जतिन। जतिन विल डिस्क्राइब, बैठ जाओ मैडम। जतिन विल गिव द वाइवा। सो डॉक्टर जतिन, ये बॉटल आपके पास है, वाइवा दीजिए। व्हाट इज दिस? प्लीज डिस्क्राइब दिस बॉटल। शांति। हाँ वेरी गुड, लिखा हुआ है वैसे तो उसमें, बट यू शुड रिमेंबर दिस। हर बॉटल में लिखा नहीं मिलेगा एग्जाम में ना, हो सकता है उसमें ना लिखा हो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, कंटेनिंग, अरे तुम पीछे मत देखो, वो बताएगा। हाँ, कंटेनिंग, अरे बोलो ना जो जो लिखा है। .2 ml। हाँ, तो ml में नहीं देखना है, सब सारे स्टैंडर्ड जो हमारे एसआई यूनिट समझते हो ना, एसआई यूनिट विल बी मोल्स और इक्विवेलेंट्स में चलेगा। तो उसमें ग्राम में भी लिखा होगा, इक्विवेलेंट में भी या मोल्स में लिखा होगा, तो वो बताओ। इट कंटेन्स बस सिंपल, ये इसका डिस्क्रिप्शन है। ऑस्मोलिटी कितनी है? 278 है। तो प्लाज्मा की कितनी थी? इतनी थी लगभग, 280 के आसपास थी ना, 280 90, चलो ठीक है। तो दिस, अब नॉर्मल सलाइन जो था हमारा थोड़ा सा हाइपर ऑस्मोलर की साइड में था, सो उसका एक डिसएडवांटेज हो गया है ना। तो दिस इज अ मोर बैलेंस सॉल्यूशन। एक तो है इसमें क्या क्या है, सोडियम भी है, क्लोराइड भी है, लैक्टेट भी है, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब है ना। सो दिस इज अ मोर बैलेंस सॉल्यूशन देन नॉर्मल सलाइन। सो दिस इज अ गुड रिप्लेसमेंट फ्लूइड, है ना। किसी को बहुत ज्यादा फ्लूइड देना है या मेंटेनेंस फ्लूइड के लिए भी अच्छा है, बेटर देन द नॉर्मल सलाइन। ठीक है। सो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं आईवी फ्लूइड थेरेपी की? फ्लेबाइटिस, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, सेप्सिस। सेप्सिस क्यों हो सकता है? अनस्टाइल होगा यूज, है ना, किसने स्टाइल पैकेट में नहीं रखा उसको। एक्स्ट्रावेजेशन हो सकता है, कई बार आपने कैनुला लगाया देखा होगा, इतना फूल जाता है, कैनुला इधर उधर चला गया, नीडल बाहर चलेगी तो यहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाता है, पूरा स्वेलिंग हो जाती है। एयर जार चली जाती है ट्यूब में, पिक्चर में भी देखा होगा, एयर दागे क्या हो जाता है उससे? एयर से क्या होगा? एयर से क्या होगा? इम्बोलिज्म हो जाएगा ना। इम्बोलिज्म क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा, कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा? एमआई हो जाएगा उसको, है ना। ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रॉन इम्बैलेंस हो सकता है। आप भाई किसी पेशेंट को आरएल दिए जा रहे हो, बोला कि भैया ये तो बेस्ट सॉल्यूशन था, क्लास में बताया तो सब पेशेंट को आरएल दे दिया, 4 दिन से उसने खाना नहीं खाया, क्या होगा? ग्लूकोज एब्नॉर्मलिटी हो जाएगी। ठीक है, फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है, हाइपरटेंशन, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। अब आते हैं कोलॉइड्स पे। इज अबाउट टू ओवर। तो कोलॉइड्स क्या होते हैं? हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस होते हैं, केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत इफ समवन रिमेंबर्स इट, है ना। सो ज्यादा मॉलिक्यूलर सब्सटेंस होता है तो क्या होता है? इट रिमेन्स इन द आई फ्लूइड। सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, सब दीज आर स्मॉल आयंस, सो दे कैन इजिली पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। सेल के अंदर चले जाएगा, जो किडनी का हमारा फिल्ट्रेशन वो है उससे जल्दी से पार निकल जाएगा। बट कोलॉइड्स आर बिग साइज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो ज्यादा देर तक आईवी में रहते हैं। ठीक है, इसलिए एक अच्छा ऑन्कोटिक प्रेशर जनरेट करता है।
दूसरा बेनिफिट किसका क्या है कि ऑस्मोलिटी इज नॉट सो हाई, ठीक, टोनिसिटी इज हाई। सो अभी हमने डिस्कस किया था टोनिसिटी और ऑस्मोलिटी में थोड़ा डिफरेंस है। टोनिसिटी क्या है, जब हम बॉडी के मिलियू में देखते हैं, इन उसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, देन इट इज कॉल्ड टोनिसिटी। ऑस्मोलिटी इज द एब्सोल्यूट वैल्यू, कितने उसमें पार्टिकल्स हैं, दैट विल काउंट इट। टोनिसिटी इज द एबिलिटी टू रिटेन द वाटर। तो दिस सब्सटेंस इज नॉट बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द सेल, सेल के अंदर नहीं जा रहा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं कर रहा है, सो इट विल रिटेन द वाटर, सो इट्स टोनिसिटी विल बी हाई। ठीक है, IV परसिस्टेंस ज्यादा रहेगा बिकॉज इट इज नॉट इजीली फिल्टर्ड बाय द मेम्ब्रेन्स, मेटाबोलाइज भी नहीं होगा, सो बहुत देर तक बॉडी में रहेगा। तो क्या बेनिफिट होगा, फ्लूइड ओवरलोड के चांसेस कम रहेंगे, है ना, और उसका टोनिसिटी हाई है, ऑन्कोटिक प्रेशर हाई है, तो वी कैन गिव लेसर अमाउंट ऑफ फ्लूइड फॉर द सेम इफेक्ट। मान लिया किसी का ब्लड लॉस हो गया 1 लीटर, आपने देखा ट्रॉमा का पेशेंट आया ब्लड लॉस करके आ रहा है, आप अगर 1 लीटर का फ्लूइड देते हैं, 1 लीटर का ब्लड लॉस होता है, तो टू मेंटेन दैट ब्लड वॉल्यूम लॉस हुआ ना, to maintain that blood volume we have to give thrice of the crystalloids। तो 1 लीटर ब्लड लॉस के लिए 3 गुना क्रिस्टलॉइड्स देना पड़ेगा। RL अगर देना है टू रिप्लेस दैट ब्लड वॉल्यूम, बिकॉज ब्लड में केवल सोडियम पोटेशियम तो था नहीं, उसमें प्रोटीन्स भी था, उसमें ब्लड सेल्स भी थे, तो उतना ही ब्लड वॉल्यूम लाने के लिए यू हैव टू गिव थ्राइस अमाउंट ऑफ द RL और NS, एंड दैट टू विल बी, थोड़ी देर बाद उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, आधे पौने घंटे बाद, क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स इधर उधर चले जाएंगे। बट फॉर द कोलॉइड्स यू हैव अ 1:1 रेशियो। तो 1 लीटर का अगर ब्लड लॉस हुआ है एंड यू गिव 1 लीटर ऑफ कोलॉइड सॉल्यूशन, देन इट विल बी इक्वली इफेक्टिव एंड द इफेक्ट विल बी मोर प्रोलॉन्ग्ड। सो यू कैन गिव अ लेसर अमाउंट ऑफ वॉल्यूम फॉर द सेम इफेक्ट। उससे क्या होगा, फ्लूइड ओवरलोड की जो चांसेस थे दैट विल बी डिक्रीज। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स क्या है, एक तो नेचुरल कोलॉइड है, एल्बुमिन सबको पता है बॉडी में होता है, ठीक है। इसके अलावा आर्टिफिशियल कोलॉइड्स आते हैं, जिलेटिन एंड डेक्सट्रेंस वेर यूज्ड वेरी कॉमनली इन द अर्लियर डेज। नाउअडेज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्लूइड्स आर कोलॉइड्स आर हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्चेस। ठीक है, कोलॉइड्स के बारे में पढ़ना है तो इंडियन जर्नल ऑफ एनेस्थीसिया का आर्टिकल है 2009 का, उसमें देखना कोलॉइड्स के बारे में बहुत अच्छा दिया हुआ है। इट विल बी गुड फॉर योर एग्जाम्स, उसमें बहुत डिटेल में बहुत सुंदर सा दिया हुआ है, तो यू कैन रीड इट। 2009 का आर्टिकल है इंडियन जर्नल ऑफ एनेस्थीसिया, गूगल पर सर्च करना मिल जाएगा। तो सम फैक्ट्स क्या है, ऑस्मोलिटी एंड ऑन्कोटिक प्रेशर जैसे मैंने बता दिया, ऑस्मोलिटी नॉर्मल होती है, ठीक है, ऑन्कोसिटी जो है उसकी ज्यादा है बिकॉज रिटेंशन पावर ज्यादा है, प्लाज्मा हाफ लाइफ उसकी ज्यादा है, एंड इट डिपेंड्स ऑन इट्स मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कोलॉइड्स इज वेरी हाई। इसमें नापते हैं मॉलिक्यूलर वेट की यूनिट क्या होती है वैसे, डाल्टन सुना, डाल्टन इज अ यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। जो स्टार्चेस होते हैं और बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, कोलेजन, स्टार्चेस, इन सबको मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में नहीं नापते, इसको डाल्टन्स में नापते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होगा उसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ भी ज्यादा रहती है, ठीक है, और प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंशन इज ऑल्सो मोर विद द हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस एंड इंट्रावास्कुलर परसिस्टेंस एंड ग्रेटर प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंशन में कंपेयर टू क्रिस्टलोसिस हो गया। सो इंडिकेशंस क्या है, वॉल्यूम एक्सपेंशन इज एक्यूट हेमरेजिक शॉक। एक्यूट शॉक में पेशेंट आता है तो 1-2 क्रिस्टलॉइड आपने दिए, इफ इट इज नॉट वर्किंग देन यू शुड गो फॉर कोलॉइड्स, ठीक है, बिकॉज इफ यू गिव हायर अमाउंट ऑफ क्रिस्टलॉइड इट कैन गो, द पेशेंट कैन गो इनटू द फ्लूइड ओवरलोड, ठीक है। बर्न्स के केस में दे सकते हैं बिकॉज उसमें भी फ्लूइड लॉस काफी ज्यादा है, दूसरा प्रोटीन लॉस भी है, ठीक है, तो कोलॉइड्स की इंपॉर्टेंस में ज्यादा है। हाइपो एल्बुमिनी में अगर है तो उसमें एल्बुमिन की रिक्वायरमेंट है, एल्बुमिनी कम है बॉडी में तो एल्बुमिन शुड बी रिप्लेस विद एल्बुमिन, ठीक है। डेक्सट्रांस एक सब्सटेंसेस हैं, कोलॉइड्स हैं, दे आर नाउअडेज यूजुअली फॉर द माइक्रोवास्कुलर सर्जरी जब होती है ना, जब वेसल्स को जोड़ते हैं छोटी वेसल्स को, तो उनकी मेंटेनेंस, एक फ्लश चाहिए ना उसको मेंटेन करने, तो ब्लॉक हो जाएगा। 2 पाइप आप जोड़ते हो तो क्या करोगे, तो छोड़ दोगे तो क्या होगा, फिर से ब्लॉक हो जाएगा। तो टू मेंटेन दैट माइक्रो सर्कुलेटरी फ्लो वी गिव डेक्सट्रांस और ऑल्सो कोलॉइड्स। एंड इन कार्डियोपल्मोनरी बाईपास, कार्डियोपल्मोनरी बाईपास देखा है, सुना ही नहीं होगा। उसमें क्या करते हैं कि हार्ट और हार्ट लंग मशीन एक होती है,
So we stop the heart and we stop the lung, and both the functions are done with that machines. ना पिक्चरों में देखा होगा, किसी ने नहीं देखा तो उसको उस सर्किट में जो फ्लूइड हम डालते हैं that is colloid usually, so that the volume is limited. वॉल्यूम जहां हमको कम रखना है to achieve the same effect we use colloids. पीछे वाले तो सब मस्त हो रहे हैं. डिसएडवांटेज क्या है colloids के? They are costly. अभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बॉटल पकड़ा दी, ये व्हाट इज दिस, सो यू कैन, ये यहाँ colloid भी रखा हुआ. हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च है ना. सो जैसे हमने डिस्कस किया, 3 टाइप्स के आर्टिफिशियल कोलॉइड्स हैं, जिलेटिन, डेक्सटेंस एंड हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च. दिस इज अ हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च. सो इंडिकेशंस हो गया. डिसएडवांटेजेस क्या है? कॉस्टली है, महंगा, मेरे ख्याल 300-400 रुपए का होगा. क्रिस्टलॉइड आपका 30 रुपए में आता है, 10 टाइम्स मोर कॉस्टली. वॉल्यूम ओवरलोड इससे भी हो सकता है. इट कैन, ज्यादा अमाउंट में दे दोगे तो दैट ऑल्सो कैन कॉज वॉल्यूम ओवरलोड, एंड इट कैन कॉज एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस. ठीक है, एनाफाइलैक्सिस एलर्जिक कर सकता है, कोगुलेशन एबनॉर्मलिटीज कर सकता है, एंड ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग में इंटरफेयर करता है. एंड वेन एवर यू आर यूजिंग इट, यू शुड नॉट गिव इट विद द सेम साइट एज जिस साइड से ब्लड इन्फ्यूज कर रहे हैं पेशेंट को. ठीक है, एंड इट कैन ऑल्सो प्रेसिपिटेट रीनल फेलियर. इसके अलावा इचिंग, प्रूराइटस, ये सब भी करता है. चलो हो गया, बच गए. बट बेसिक चीज याद रखना है, यू शुड रिमेंबर, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा. इस साल नहीं आएगा तो अगले साल आएगा. थ्योरी में भी आ सकता है, प्रैक्टिकल में भी आएगा ही आएगा. सो प्लीज एक बार पढ़ लेना. बेसिक जो मैंने अभी बताया कि कैसे प्रेजेंट करना है किसी फ्लूइड को, उसका एनाटॉमी बताना है. दिस इज ये इतना 500 ml की बोतल है, इसमें दिस सब्सटेंस इज प्रेजेंट. फिर उसके बाद इंडिकेशंस, एडवर्स इफेक्ट्स एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन इफ पॉसिबल. ठीक है, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, एडवर्स इफेक्ट सबका सेम सही है. ठीक है, कोलॉइड्स का एक बार आर्टिकल पढ़ लेना फॉर योर लेवल. बियॉन्ड दैट यू डोंट नीड एनीथिंग. उतना पढ़ लोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा. कोलॉइड्स, क्रिस्टलॉइड्स में 4-5 क्रिस्टलॉइड्स ही हैं जो यूज होते हैं यूजुअली. और इफ समवन वांट्स होमवर्क, प्लीज कैलकुलेट whatever you have done for D5 and NS, calculate it for D25 and D10. D25 और D10 का आप पढ़ लो, कितना ऑस्मोलैरिटी है, कितना मोलैरिटी है, वो निकाल लोगे तो अपने दिमाग में एक आइडिया बन जाएगा. ठीक है, थैंक यू.